हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेनिफर गौर ज्ञान हब। मैं सर मिस प्रिया और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 10th की वीडियो। द सब्जेक्ट इज सोशल स्टडी एंड द हिस्ट्री एंड द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, so basically in our previous video we have discussed about the Napoleon Bonaparte, the Napoleon Code, that is Civil Code 1804, and in that video we have discussed all the ideas, administrative ideas which was given by Napoleon Bonaparte. Now in this video we are going to just discuss a simple introduction of how nationalism in Europe used to be made. कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म की हम बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, तो ये कैसे हुआ। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें सारे पॉइंट्स के जब नेशनलिज्म वर्ड ऐड हो जाता है तो सारे के सारे टॉपिक्स एक जैसे हो जाते हैं, बस उनके स्ट्रगल स्टोरी चेंजेस हो जाती हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने देखा कि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट थे। सम ऑफ देम हैविंग देयर टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, कुछ अपने घर के लिए परेशान थे, कुछ फसल के लिए परेशान थे जो इम्पोज कर दिया गया था, किसी का बिजनेस रोक दिया गया था। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं आ रही थी। एट लास्ट हमने पढ़ा कि कैसे लोगों ने कलेक्टिव बिलोंगिंग के संग अपने आप को एक संग किया और फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े। सेम थिंग, यही चीज़ हमारे नेशनलिज्म यूरोप में है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मिड 18, तो उस दौरान क्या हुआ था कि इनके पास कोई भी कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं था, है ना, बिकॉज टाइम किंगशिप चल रही थी, एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है ना, राजशाही परिवार के लोग वहाँ पे राज करते थे। तो इस वजह से कई तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टिव बिलोंगिंग तो नहीं थी, बट हाँ एक होता है कलेक्टिव बिलोंगिंग। और नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई ना, अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस में कैसी चीज़ें ठीक ठाक हो गई, कैसे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आ गया। अब हम पढ़ेंगे यूरोप, ऑल्दो इट्स अ कॉन्टिनेंट, बट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसलाइन क्या थी, इसका आधार क्या था। आधार कहाँ से होगा, जब हम धीमे धीमे मिलकर चीज़ों को समझेंगे और एज अ कलेक्टिव बिलोंगिंग हम वर्क करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। One more thing, who are watching my video for the first time, please make sure to subscribe my channel and please press the bell icon, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। So if you look at the map of the mid 18th century, Europe will find that there was no nation state as we know them today. अगर हम 18th century मध्य 18वीं शताब्दी का अगर हम मैप देखते हैं यूरोप का, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे जैसा आज हमें देखने को मिल रहा है। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. Okay, ये जो मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो पुट अप नहीं करते हैं, बट हाँ ये बेसलाइन है तो कहीं ना कहीं से समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसे आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, किंगडम्स के नाम से जानते हैं, उस टाइम में क्या था कि क्या है वो किंगडम्स, डचीज, कैंटन, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो क्या होता है कि राइट नाउ वी आर हैविंग इंडिया एंड इन इंडिया देयर आर डिफरेंट स्टेट्स। तो पहले के टाइम में क्या था, किंगशिप में क्या होता था कि कोई प्लानिंग नहीं होती थी कि यस वी हैव टू डिवाइड दिस स्टेट एंड वी हैव टू रूल लाइक इन अ दैट वे। पहले क्या होता था कि राजा उठा है, उसे ख्याल आया कि हाँ मुझे बस किसी भी एक अलग सी टेरिटरी अपने साइड एरियाज को मुझे कवर अप करना है, उसने गया आक्रमण किया और उस एरिया को अगर वो जीत गया तो वो एरिया उसने क्या किया, अपने किंगडम में मिला लिया। सिर्फ एरिया मिलाया ना, वहाँ के लोगों की थिंकिंग, वहाँ की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज एज इट इज़ रहती थी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया था कि कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें देखने को नहीं मिली। क्या है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। कहते हैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते हैं, ईस्ट साइड की और सेंट्रल यूरोप की, अगर मध्य यूरोप की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे मोनार्की सिस्टम किन के थे, ऑटोक्रेटिक्स के थे, जो ऑलरेडी राजशाही परिवार के थे, जो विद इन द टेरिटरीज थे। पर वहाँ पे क्या था, एक टेरिटरी के अंदर हमें कई तरह की डाइवर्सिटीज, विभिन्नताएं देखने को मिली, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कल्चर, अलग तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिली। They didn't see themselves as sharing a collective identity or a common culture. अगर वो एक दूसरे को देखते भी थे ना, तो वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव आइडेंटिटी जो होती है, जो कलेक्शन होता है कि एक ग्रुप की तरह वो अपने आप को नहीं देखते थे एक दूसरे के संग, और कहीं ना कहीं इनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज, जो इनकी एथनिसिटी थी, वो भी टोटली डिफरेंट थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। अगर हम देखा जाए तो वो कई तरह की भाषाओं का भी इस्तेमाल करते थे और कई तरह के इनके एथनिक ग्रुप्स भी थे। ओके, इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत से डीप नाम दिए गए हैं जिन्हें शायद आप याद भी ना कर पाओ, और बहुत थोड़ा सा टिपिकल नाम दिए गए हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। द हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर का एक एग्जाम्पल दिया गया है। हु रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल।
तो अगर हम उनके मैप पे जाते हैं तो क्या हुआ कि हैब्सबर्ग एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे उन्होंने क्या किया था, रूल आउट किया था। तो अगर हम उस टाइम का मैप देखते हैं तो कई तरह के पैच वर्क क्या होते हैं, जिससे हम कोई कपड़ा लगा के या फिर दूसरी का काम करते हैं तो अलग से उस पर जो पैचिंग करके जो सिलाई कढ़ाई करते हैं तो कहीं ना वो अलग से डिज़ाइन उभर के आती है। सेम यही चीज़ क्या था, जब हम एक देश के बाद अपने देश के अलावा अलग अलग स्टेट्स जहाँ पे हमारा कोई भी रूल नहीं है या हमारा वो किंगडम नहीं, और अगर हम उसको कैप्चर कर लेते तो कहीं ना कहीं वो पैच वर्क की तरह होता है ना, कि एक अलग कंट्री में आप उसके अलग अलग रीजन्स को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक पैच वर्क था। पैच वर्क क्या था कि वहाँ के जो लोग थे दे वर नॉट सेम, okay, they belong from different culture, different group, and they used to speak different languages. So it included the alpine regions, the Tyrol, Austria and Sudetenland. तीन एरियाज के बताए गए, रीजन्स बताए गए, जिसमें आपको बोहेमिया भी था, जो किसी बार प्रिडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। अगर इन एरियाज की हम बात करते थे तो वो क्या करते थे, जर्मन स्पीकिंग थे। और अगर हम लम्बर्डी और वेनेटिया की अगर हम बात करते थे तो वो कौन थे, इटालियन स्पीकिंग थे। तो हमने यहीं पर डाइवर्सिटी देख ली। तो जब यहाँ के लोगों में डाइवर्सिटी इतनी थी, यहाँ के लोग डाइवर्सली बहुत कैटेगराइज थे, तो फिर नेशनलिज्म आया कैसे, है ना, नेशनलिज्म आया कैसे और नेशनलिज्म की तरफ यूरोप बढ़ा कैसे, जो हम अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। और मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। हम जानेंगे कि एरिस्टोक्रेट्स कौन थे और न्यू मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो वो न्यू मिडिल क्लास आए कैसे। सो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर भी आप लोग के लिए मैं पढ़ देती हूँ that in Hungary half of the population spoke Magyar while the other half spoke variety of dialects। तो कई तरह की लैंग्वेजेस थी। जाहिर सी बात है जब हम एक किसी स्टेट को जब हम कैप्चर कर लेते हैं तो वी हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंट कल्चर ऑफ देयर्स। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं दिख रही थी ना हमें यहाँ पे हमें एक होता है कि इक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही थी, क्योंकि तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के कल्चर थे। जैसे कि फ्रांस में हमने देखा था, फ्रांस में क्या था, पहले लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, फिर वहाँ पे सिंगल लैंग्वेज कर दी गई थी। ओके, और ये क्या हुआ था कि उन्होंने करेंसी को भी चेंज कर दिया गया था, कि जहाँ पे जगह जगह अलग अलग करेंसी चलती थी वहाँ की करेंसी क्या कर दी थी, सेम कर दी गई थी, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो यही सब चेंजेस हमें कहीं ना कहीं यूरोप में भी देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ सेफ डे, एंड प्लीज don't forget to subscribe my channel and like my video. Thank you for watching my channel.